हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? देखिए स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो के साथ। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हमने मीथेन के बारे में बहुत सारा चीजें डिस्कस किया था। व्हाट इज मीथेन, मीथेन किस तरीके से बनता है, कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, किस तरीके से कार्बन हाइब्रिडाइज करता है, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है। अब लास्ट लेक्चर में जब आप पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम ल्यूविस डॉल्टन क्रॉस स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरीके से हम कैकुली स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हिंट आपको या डिस्कस आपके साथ किया होगा कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इसी सीरीज में इस वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूविस स्ट्रक्चर के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है, बट बिकॉज सिंस आप बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें होती है तो बच्चों को, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके बेसिक्स बहुत हिले हुए होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक से डर और ऑर्गेनिक से नफरत होती है, तो उस समय आपको ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब आप बात करोगे रेजोनेंस की, जब आप हायर रिएक्शन मैकेनिज्म करोगे, तब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ल्यूविस स्ट्रक्चर्स के साथ ही डील करना होता है। तो बेसिकली ल्यूविस स्ट्रक्चर्स में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ल्यूविस स्ट्रक्चर में वैसे अगर देखा जाए, ल्यूविस स्ट्रक्चर में हम एक सेंट्रल एटम लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एक्स है, या फॉर अ टाइमिंग मान के चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ऑक्सीजन के पास लास्ट में अगर मैं देखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वैसे तो देखा जाए 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी 2,6 होती है, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ बना देता हूँ। उसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? और उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब मैं यहाँ क्रॉस बना के हाइड्रोजन बना सकता हूँ या क्रॉस बना के हाइड्रोजन बना सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे बता, जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम जो हमारा ऑक्सीजन है, हम इसके ही इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेंगे, और जो बगल वाला एटम होता है ना, बगल वाला हाइड्रोजन, उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हम इमेज को या जो हमारा डायग्राम है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये ज्योमेट्री वगैरह के चक्कर में इसमें ना पड़िएगा, फिलहाल मुझे सिर्फ इतने बताइए, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है या बॉन्ड बनाने में यूज करता है, हम उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में नहीं यूज हुआ है, देखो इस तरीके से ये 2 पेयर हैं, एक ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 पेयर्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना क्या है, 2 पेयर हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं इनको कह सकता हूं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और हम उन्हें कहते हैं दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं उसे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाई वी ड्रॉ ओनली सेंट्रल एटम, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के तो उसके साथ अटैक आके का, जैसे अभी कार्बन को अगर मैं ड्रॉ करूं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है। तो क्या उसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन है जो अनयूज्ड है? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनयूज नहीं है, तो हम कहेंगे उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप अगर आपने 11-12 में पढ़ा होगा, रेजोनेंस होता है जब हम बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन के अंदर जब हम इस तरीके से देखेंगे, हम कहेंगे नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो वो पिक्चर में आ गया। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सेंट्रल एटम अगर आपके पास प्रेजेंट है, उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे लिए ऑर्गेनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं ऑक्सीजन, वो होता है नाइट्रोजन, वो होता है कार्बन, और वो होता है हेलोजन। अब हेलोजन में आप कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन कुछ भी ले सकते हो। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप हेलोजन की, कार्बन की बात करते हो, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन के बाद अगला एलिमेंट जो हमारे पास आता है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ शुरू करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन आएगा, फिर अब देखो ये एटॉमिक नंबर में है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और यहाँ अगर देखूं फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आएगा ब्रोमीन। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर से हमें लेना देना नहीं है, हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखो कार्बन के पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज करता है, तो चारों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब आप नाइट्रोजन के पास जाते हो, नाइट्रोजन अपने सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा, और एक उसके पास जो रहता है वो अनयूज्ड होता है, जिसको कहते हैं लोन पेयर। अब इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4 आता है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, इसलिए वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में उसके पास पड़े हैं, उन चारों को यूज कर लेता, तो कोई अनयूज इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी 2,5 निकल के आता है, उसे और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 5 में से वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज करता है बॉन्ड बनाने में, और बाकी के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन को वो अनयूज रखता है अपने पास, जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन में 2,6 आता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सेम है, उसको सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो क्या करेगा, वो अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज करेगा और बाकी के बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मैं उसको 2 पेयर कह सकता हूं, उनको वो अनयूज्ड रखता है अपने पास। सिमिलरली अगर अब मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है, तो 2,7 निकल कर आता है। अब 2,7 मतलब उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर है तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। आई होप आपको वैलेंस शेल का फंडा पता होगा। मैंने ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी कि क्या वैलेंस शेल होता है और क्यों हम सिर्फ वैलेंस शेल को ही लेते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में वैलेंस शेल ही इंपॉर्टेंट होता है, अंदर का शेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बताइए फ्लोरीन की, नॉट ओनली फ्लोरीन, एक और चीज याद रखना, इस कार्बन फैमिली में जितने भी नीचे एलिमेंट आएंगे, नाइट्रोजन फैमिली में जितने आएंगे, ऑक्सीजन फैमिली में जितने आएंगे और हेलोजेंस की फैमिली, सब एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। आई होप आपने पीरियोडिक टेबल का बेसिक्स पढ़ा होगा कि डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी रिमेन सेम, आपकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो हेलोजन में, फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और 7, तो एक ये अपना अनयूज होता है, एक ये अनयूज होता है और एक ये अनयूज होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसे एक और चाहिए होता है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो जितने बॉन्ड बना, जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो 4 शेयर करता है, नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है तो 3 शेयर करता है, 2 अनयूज रखता है। ऑक्सीजन को, तो अगर आप देखो यहाँ पे लोन पेयर का अगर मैं यहाँ लिखूं, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2 और लोन पेयर 3, यानी जैसे ही आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हो, फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट जाते हो, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपका कार्बन के साथ साथ जैसे जाओगे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और हेलोजेंस पर जाते जाते आपके पास मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनके पास अवेलेबल होते हैं। तो वही हम लिविस स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लिविस स्ट्रक्चर में हम मोस्टली फोकस करते हैं सेंट्रल एटम पे, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, आपको मैंने एक मीम शायद आपके साथ शेयर किया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई हरकत होती है, जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हरकत होती है, उसके पीछे इन्वॉल्व सिर्फ 3 मेन कलाकार होते हैं। एक होता है कार्बन, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रोल प्ले करते हैं वो कार्बन, फिर दूसरा होता है हाइड्रोजन, तीसरा होता है ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं जो हर जगह पाए जाएंगे जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। इसके अलावा नाइट्रोजन, इसके अलावा हेलोजेंस, ये 2 और एलिमेंट होते हैं जो कार्बन का साथ नहीं छोड़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको आने वाले टाइम में बहुत मदद करने वाले हैं। अब लिविस स्ट्रक्चर की तो बात हो गई। अब लिविस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे वाटर का, अच्छा ये ज्योमेट्री जो आप देख रहे हो ना, सर आपने तो लीनियर बनाया, ये ज्योमेट्री आप समझ के रहोगे हाइब्रिडाइजेशन से आई होगी। फिलहाल मैं हाइब्रिडाइजेशन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता। लास्ट वीडियो में मैंने मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर दिया था। मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स का डिस्कस करूंगा, जैसे CH4 का तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अमोनिया का मुझे हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है, मुझे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो, आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करना चाहता इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आई होप लिविस स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। लिविस स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन का तो लिविस स्ट्रक्चर क्या ही बनाऊं मैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, उसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनको याद रखना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जिसको कहा जाता है फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज बेसिकली होता क्या है, मैं देखो ये रीड नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी मैंने नोट्स लिए पॉला ब्रूस से लिए हुए हैं, और ये वीडियोस मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मेरे सेकंड चैनल पे। मेरा सेकंड, इसको मैं दोबारा रीशूट करना चाहता था, उन वीडियोस को यूज कर सकता था, मैं दोबारा रीशूट कर रहा हूँ इन वीडियोस को। तो ये मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो वहां पे भी जाके देख सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस हैं वो, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का मतलब बेसिकली क्या होता है, सीधे देखिए मेरे, मान लीजिए मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लास्ट में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, सर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे बताइए, अगर वो बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, अगर वो बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर, अब मुझे बताइए उसके पास डोंट यू फील 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, डोंट यू फील उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं टोटल ऑक्सीजन से पूछूं, भैया ऑक्सीजन एक बात बताओ तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर 6 इलेक्ट्रॉन तो मेरे खुद के थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मेरे पास आ गए हैं, कुल मिला के मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो टोटली ऑक्सीजन के हो चुके हैं? नहीं, वो टोटली ऑक्सीजन के नहीं हुए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने शेयर किए हुए हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है। तो फॉर्मल चार्ज का बेसिक मतलब ये होता है आपके पास कितना एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। देखो ऑक्सीजन के पास वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
पर बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को देखो तो बॉन्ड बनाने से पहले उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ ऑक्सीजन का होगा, तो कुल मिलाकर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं? 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका हाफ ऑक्सीजन का होगा, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक वो मेरा है, एक वो तुम्हारा है। तो बॉन्ड, जितने बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ मेरा हो गया। प्लस जो लोन पेयर है वो अभी भी ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर जो है वो अभी भी ऑक्सीजन का। अब नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, सिर्फ लोन पेयर नहीं पूछा, नंबर ऑफ लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पूछा है, पेयर नहीं पूछा है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, बॉन्ड बनाने से पहले भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद 8 हुए हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हुए हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई एम आस्किंग अबाउट ऑक्सीजन के पास कितना है? क्या उसने कुछ चीटिंग करके हाइड्रोजन से ले लिया है? क्या उसने चीटिंग करके कुछ दे दिया है? क्या नहीं, कुछ नहीं किया, ईमानदारी से बॉन्ड बनाया है। तो आपके बॉन्ड बनाने से पहले और बॉन्ड बनाने के बाद का जो डिफरेंस होता है उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं कोवैलेंट केमिस्ट्री में। इसमें कोवैलेंट केमिस्ट्री में। अब तुम सोच रहे होगे सर एक और कोई एग्जांपल देके बताओ जरा समझ में आए। तो बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अब मान लेते हैं 1 2, या ऐसे करते चलो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तुम बनाते हो 5 6, इस तरीके से तुम बनाते हो। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लेते हैं इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, राइट। इस तरीके से चलो ऐसे इसको यहाँ ड्रॉ। और यहाँ पर उसने एक नया टाइप का बॉन्ड बनाया। इस नए टाइप के बॉन्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसको हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, तो मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे। तो 1 2 3 4 5। अब तुम बोलोगे सर ये क्या स्ट्रक्चर है? कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया होगा। इस बॉन्ड के बारे में, डेटिव बॉन्ड के बारे में मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस स्ट्रक्चर को हजम कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। भाई बॉन्ड बनाने से पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई कोई भी ऑक्सीजन ले लो, बॉन्ड बनाने से पहले तो सर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब मुझे बताओ बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ तो सर पता करना पड़ेगा। पहले तो बताओ लोन पेयर कितने हैं। सर देखो मेरे को दिख रहा है लोन पेयर तो 2 हैं, तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए लोन पेयर वाले। प्लस अब जितने उसने बॉन्ड बनाए होंगे उसके आधे इलेक्ट्रॉन उसके होंगे। 1 बॉन्ड करस्पॉन्ड्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक मेरा एक तुम्हारा। तो सर यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बने हैं। 3 बॉन्ड मतलब वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और उस 6 इलेक्ट्रॉन के आधे तो मेरे होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 3 6, 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब आंसर कितना निकल के आएगा? +1। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज है। इस +1 को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्या हिसाब लगाया हमने? बॉन्ड बनाने से पहले उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उसने एक डबल बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ, फिर उसने एक बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर इसको हम एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड कहते हैं, जिसको डेटिव बॉन्ड कहा। इसका ट्रिक मैं आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। फिलहाल सिर्फ फॉर्मल चार्ज को समझना, ठीक है। डेटिव बॉन्ड, तो जब उसने डेटिव बॉन्ड बनाया वहां पर, तो उसने अपना ही एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दिया और शेयर कर लिया। देखो इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अच्छा इस ऑक्सीजन के बारे में मुझे बताइए जरा। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे माइनस। अब उसके पास लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 उसके पास लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2, यानी उसके पास +2 बॉन्ड पेयर हैं डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 - 7। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो वहां 1 बचेगा, यानी आंसर निकल के आएगा -1। तो इस ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज है। तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज का मतलब, फॉर्मल चार्ज और आयनिक चार्ज में फर्क होता है, इस चीज को समझिए। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद मेरे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने कैसे बनाया वो अपना फिलहाल लुकआउट नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे। उसमें जो डिफरेंस आएगा हम उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये फंडा आपको यहां तक समझ में आया होगा, फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर में मीथेन के बारे में पढ़ा था, व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय मीथेन। हमने देखा था कि कार्बन वहां पर 1s2 2s2 और 2p2 बनाता है, ये उसका ग्राउंड स्टेट हो गया। ये क्या हो गया उसका ग्राउंड स्टेट। फिर वो क्या करता है, जैसे ही वो 4 हाइड्रोजन्स को आते हुए देखता है, 4 हाइड्रोजन्स को आते हुए देखता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, वो 4 हाइड्रोजन्स उस कार्बन की मदद करते हैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुश करने के लिए। चलो पुश हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हो जाते हैं आपके पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। क्यों एक्साइटेड स्टेट? एनर्जी आ गई है उसमें। 4 हाइड्रोजन्स को देखा, उनसे उधार में एनर्जी लिया, खुद के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। उसके बाद ये एक s का ऑर्बिटल और ये 3 के ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद क्या बना लेते हैं, 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं? हाइब्रिड स्टेट, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट बनने के बाद आपने देखा कि कार्बन किस तरीके से, या इसको बॉक्स में बनाना ज्यादा बेटर होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बॉक्स में ही सिखाया था कि किस तरीके से हाइब्रिड स्टेट आने के बाद कार्बन अपने 4 ऑर्बिटल्स को अरेंज करता है। अगर ये आपका कार्बन है, एक ऑर्बिटल को वहां रखेगा, एक को यहाँ रखेगा, एक को यहाँ रख देगा, एक को यहाँ रख देगा, 4 अलग अलग कॉर्नर्स में इस तरीके से, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स कह सकते हो आप, क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर। फिर यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस तरीके से आपको मीथेन यानी CH4 का पहला सबसे बेसिक कंपाउंड मिलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंपाउंड। अब सोचिए, मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जो था वो नाराज हो जाए, एक हाइड्रोजन नाराज हो जाए और कहे नहीं भैया हमको, या उस हाइड्रोजन को कोई चुरा ले, इस हाइड्रोजन को कोई चुरा ले, कोई आ जाए और उस हाइड्रोजन को चुरा के लेके चला जाए। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, मतलब 4 ऑर्बिटल में, ध्यान से समझना, इस ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन, इस ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन, इस ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन, इस ऑर्बिटल में एक हाइड्रोजन। अगर 4 ऑर्बिटल्स में 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, 4 अलग अलग डायरेक्शन में, जहां पर जो एंगल बन रहा था वो 109 डिग्री का बन रहा था। इट्स नॉट 90 डिग्री, इट्स 109 डिग्री। अगर एक हाइड्रोजन चला जाए, डोंट यू फील उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। अच्छा मान लीजिए, और वो जो हाइड्रोजन वहां से एक निकल जाए, और वो हाइड्रोजन सिर्फ निकले नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके निकल जाए, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब वहाँ हाइड्रोजन भी ना हो और वो हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकल जाए, तो डोंट यू फील ये जो कार्बन है इसकी ये ऑर्बिटल खाली हो गई। अरे जब ऑर्बिटल ही खाली हो गई है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जब उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, डोंट यू फील ये जो 3 लोग थे जिनमें हाइड्रोजन लगा हुआ था, वो इस ऑर्बिटल को धत्कार देंगे, नकार देंगे और उसको बोलेंगे हट तू मेरे हाइब्रिडाइजेशन से अलग हो जा। अब हमको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब उम्मीद करता हूं आपको पता है, एनर्जी को रीमिक्स करके, रिकास्ट करके इक्वल ऑर्बिटल के एनर्जी बना रहे थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था, वी स्टडीड ओवर हियर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डोंट यू फील अब यहाँ पे सिर्फ 3 ऑर्बिटल बचेंगे जो हाइब्रिड होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिड होंगे, और एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड अलग हो जाएगा जो खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला गया। अब ये 3 एक जैसे हैं और वो अलग है, इसमें एक s का है और p के 2 हैं, तो sp2 हाइब्रिड, और ये जो ऑर्बिटल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो मेरा कार्बन है क्या वो वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पे था? ये मेरा नॉर्मल CH4 था, अब ये CH4 नहीं है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ CH3 है, और नॉट ओनली CH3 है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चुरा के भी ले गया है, तो CH3 पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, किस पे? कार्बन पे। बहुत बार हम CH3 पॉजिटिव यहाँ लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ ड्रॉ करना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिड है? 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगी, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और एक ऑर्बिटल होगा जो अनहाइब्रिड होगा, जिसका इन तीनों से कोई जो एकदम अलग है, और वो नॉर्मल ऑर्बिटल बन जाएगा, और वो इस तरीके से हो जाएगा जो खाली पड़ा होगा, इसको क्या कहा जाएगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। डोंट यू फील स्ट्रक्चर में फर्क आ गया है? जी हाँ। अब तक जो ज्योमेट्री मुझे टेट्राहेड्रल दिख रही थी, टेट्राहेड्रल दिख रही थी, अब वो सडनली प्लेनार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो सडनली प्लेनार हो जाएगी, जिसमें एक ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई है। आई होप इसको हम कहते हैं मिथाइल कटायन। क्या कहते हैं? कटायन। कटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, या जिसको प्यार से हम
कार्बोकैटायन भी कहते हैं। अब नाउ मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ते हो, रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, फिशर एंड स्ट्रॉक टाइप ऑफ कार्बीन्स के बारे में हम उन्हें वहां पढ़ते हैं, कार्बीन्स क्या होते हैं, कार्बाइन्स क्या होते हैं, तब ये बहुत काम आएगा। अगर आपको सिर्फ ये याद है CH3 का मतलब पॉजिटिव चार्ज, CH3 का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि CH4 और CH3 में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का फर्क नहीं है, ज्योमेट्रीज में भी फर्क है। यहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, यहाँ पर सडनली प्लेनर हो गई और एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर चली गई है जो अनहाइब्रिड है। देखिए अब बात करते हैं मिथाइल एनायन के बारे में। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय मिथाइल एनायन। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अगर मान लीजिए CH4 में से जहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन अगर मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाए तो ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। अब अगर ऑर्बिटल ही खाली होगी तो उसको धुतकार के अलग कर दिया जाएगा, वो बहुत, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगी और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, इस तरीके की, ऊपर एक इधर, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, याद रखना, दिस इज एन एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर हम बात करें मिथाइल अनायन की, तो बेसिकली मिथाइल अनायन में क्या होगा, सेम देखिए आपके पास CH4 होगा और CH4 में से आपका H प्लस बाहर निकलेगा और CH3 माइनस आपके पास छोड़ के चला जाएगा। मतलब आपके पास नॉर्मल CH4 था, नॉर्मल CH4 में क्या होता है, आपके पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स होंगी नॉर्मल CH4 में। उसके साथ कौन लगा होगा, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन बाहर जाएगा, लेकिन जाते जाते वो अपना इलेक्ट्रॉन भी यहीं छोड़ जाएगा। तो CH3 माइनस में आपके पास क्या होता है, आपके पास ये 4 ऑर्बिटल्स में से 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि जो बाहर निकल के गया वो हाइड्रोजन पॉजिटिव निकल के गया और यहाँ से जो बाहर निकल के जाता है वो हाइड्रोजन H माइनस बाहर जाता है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ से H माइनस बाहर जाता है। आई होप ये क्लियर है। तो सिंस ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं, खाली नहीं हुई है, तो ये 3 लोग, भाई देखो सिंपल सी बात है, 4 दोस्त थे, 3 के पास पैसे थे, एक सडनली गरीब हो गया, तो ये तो सिद्धांत है, यूनिवर्सल रूल है, जो गरीब हो जाता है उसे लात मार के भगा दिया जाता है। करीब तो हम उसे ही रखते हैं जो भरा हुआ होता है, जो खाली होता है उसे कौन अपनाता है। तो भाई यहाँ पर भी वही है, यही तो नेचर सिखा रहा है। देखो भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, तो केमिस्ट्री कह रही है। आपके पास कार्बन में जैसे ही हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन चुरा के गया, इन 3 ऑर्बिटल ने उस ऑर्बिटल को धक्का मार के अलग कर दिया। पर जैसे ही वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में छोड़ के गया, इन तीनों ने उसे अलग नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब मुझे बताइए ज्योमेट्री कैसी बनेगी। सी देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी वही है जो कार्बन में मीथेन के टाइम पे था, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई फर्क नहीं आया है। मतलब मेरा एक, अगर ये कार्बन है, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, ये नॉर्मल हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाते रहेंगे, ये नॉर्मल। बट बची हुई जो एक ऑर्बिटल होगी, बची हुई एक ऑर्बिटल जो यहाँ पर थी, जहाँ कार्बन अटैच था अनफॉर्चुनेटली, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, वहां जनरेट हो जाता है लोन पेयर। क्या जनरेट हो जाता है, लोन पेयर। तो क्या समझ में आया कि जब तक तुम भरे हुए हो, लोग तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में रखेंगे, अपने साथ मिक्स करके रखेंगे। जिस दिन तुम खाली हो गए, तुम्हें लात मार के भगा दिया जाएगा। तो अपने आप को भरा हुआ रखो, फिर वो पैसे के टर्म्स में हो, वो नॉलेज के टर्म्स में हो, वो स्किल के टर्म्स में हो, वो टैलेंट के टर्म्स में हो। खाली चीज को कोई घर में नहीं रखता है। सिमिलरली यहाँ पर तो मिथाइल कटायन और मिथाइल अनायन और मीथेन में क्या समझ में आया कि मीथेन का स्ट्रक्चर और मिथाइल अनायन का स्ट्रक्चर सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ वो हाइड्रोजन नहीं है। और मिथाइल कटायन में वो हाइड्रोजन चला जाता है, एक हाइड्रोजन, तो वो अपनी ऑर्बिटल खाली छोड़ के चला जाता है, तो उससे प्लेनार स्ट्रक्चर बन जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं NH3 की। बड़ा इंटरेस्टिंग है अमोनिया भी। NH3 के नाइट्रोजन होता है, व्हाइट कलर यूज करता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p3। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर यहाँ पर तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं। 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, 3 हाइड्रोजन आएंगे। मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होनी चाहिए, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन होती है। समझ जाओ क्यों, क्योंकि भरी हुई ऑर्बिटल है ना। तो
3 हाइड्रोजन जब आते हैं ये भी लालची हैं, ये कहेंगे देखो भैया हम तो बॉन्ड बनाने आए थे सेकंड शेल के साथ, सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन साथ में और दूसरे में एक, है ना। तो एक काम करो सबको मिक्स कर दो तो ही हम बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ हो जाता है डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं आता। इस तरीके से तो मुझे बताइए यहाँ तो हाइड्रोजन आने से रहा, तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो ये वाला तो बेफालतू में फंस गया हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो भरा हुआ था। तो डोंट यू फील अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जहाँ सेंटर में नाइट्रोजन होगा, एक बॉन्ड ऑर्बिटल का यहाँ आएगा हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ऊपर बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन एक ऑर्बिटल जो थी वो फालतू में आ गई जो खाली पड़ी। अरे देवा, इफ यू सी वेरी केयरफुली तो आपका मिथाइल अनायन का यानी कार्बो अनायन मिथाइल अनायन जिसको हम CH3- कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर और मीथेन का अमोनिया का स्ट्रक्चर सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो ओरिजिनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वो नेगेटिव चार्ज है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली चीजें हैं, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा है क्या बकवास चल रहा है, काम आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स में ये छोटी छोटी चीज। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब तुम अमीनो एसिड को ही धुतकार दोगे तो तुम्हारा पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है। तो फोकस अमीनो एसिड पे करो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब सोचो अगर यहाँ पर भी वही कहानी हो, NH4+ बन जाए। अब प्लस बन जाएगा मतलब यहाँ नाइट्रोजन से तुम इलेक्ट्रॉन नहीं चुरा सकते, कार्बन से तो चुरा लोगे क्योंकि कार्बन बेचारा दानवीर आदमी है, दे देता है। अगर मान लो यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए नाइट्रोजन है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होते हैं ना, 3 और 2 5 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन, दूसरे ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन, तीसरे ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बन गए। देखो यहाँ पर भी तुमको दिखाई दे रहा होगा 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ खड़ा है। मान लीजिए किसी तरीके से गलती से सामने एक हाइड्रोजन आ गया, भिखारी हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक तो देखो पहले तो बताओ, हाइड्रोजन जो होता है उसके बाद एक ही शेल होता है, एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। मान लो किसी ने वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, चुरा लिया तो वो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम सिर्फ प्रोटॉन न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन, या जिसको हम सिर्फ प्रोटॉन भी कहते हैं, या तो H+ का हो या तो आप उसको सिर्फ प्रोटॉन का हो, वो एक ही बात है। क्यों प्रोटॉन कहते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इज हाइड्रोजन। अरे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन बचा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे बताओ इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? सर इस हाइड्रोजन को 2। क्यों? क्योंकि खुद के पास था ही नहीं। अगर नॉर्मल हाइड्रोजन होता तो उसके पास एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता, 1 इलेक्ट्रॉन तो होता, फिर वो 1 ही मांगता। पर अब उसके पास 1 भी नहीं है। अब सिंस उसके पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2। अब नाइट्रोजन उसके सामने आके खड़ा हो गया। जैसे ही नाइट्रोजन उसके सामने आके खड़ा हुआ, ये उससे भीख मांगने लगेगा, भैया दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो तुम यूज नहीं कर रहे हो, हमको दे दो, हमको 2 की जरूरत है। नाइट्रोजन बोलता ले, तुम तो बड़े स्मार्ट आदमी निकले, मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबलाइज करोगे तो मेरा क्या होगा? मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। लास्ट में उसने कितने शेयर किए? 1 हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ। 5 + 3 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से नाइट्रोजन ने जमा किए। उसमें से भी तुम 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ले लोगे तो मेरे पास फिर से 6 हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पर इन दोनों में हो जाती है मांडवली। ये रोने वाला भिखारी है, ये दानवीर आदमी है। तो नाइट्रोजन क्या कहता है? एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन क्या कहता है। देखो मेरा एक बॉन्ड तो बना है हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, और ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि सामने वाला जो हाइड्रोजन है वो तेरी तरह भिखारी नहीं थे, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाए थे। कैन यू सी देम? वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाए थे।
और सिंस वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाए थे, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, तुम्हारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक काम करो, पहले अगर मेरे साथ बॉन्ड बनाना है तो मेरी औकात के मेरे बराबर के हो जाओ। एक काम करो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन रखो, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर करता है, फिर बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। देखो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको कितने मिल गए? 2, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गए। अगर कोई नाइट्रोजन से पूछे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो जो उसके पास हैं, 5 6 7 8 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर कर रखे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कोई इससे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कहेगा देखो भैया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इवन दो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो नाइट्रोजन के ही थे। इस टाइप के बॉन्ड को, जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, हम उसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं। और इस टाइप के बॉन्ड को नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उम्मीद करता हूं फंडा समझ में आया होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ दोनों ही नाइट्रोजन के हैं और डेटिव बॉन्ड को हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एरो करते हैं नहीं करते हैं बाद में बताऊंगा, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मुझे बताओ नाइट्रोजन का NH4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सर कुछ हुआ थोड़ी ना स्ट्रक्चर को, कहीं ये लोन पर कहीं गए, कुछ हुआ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन वही है, वहां सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो डोंट यू फील इसका स्ट्रक्चर जो होगा NH4+ का स्ट्रक्चर में बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि लोन पेयर गायब हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है, वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, बहुत गंदा दिख रहा है, आई डोंट लाइक बैड डायग्राम्स। देखो ऐसे ऐसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो डोंट यू फील अब क्या फर्क है NH4+ में? NH4 क्यों लगाया? क्योंकि 3 और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आके चिपक गया उसके साथ। NH4+ में ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है बस, तो जो लोन पेयर था अब वो नॉर्मल बॉन्ड बन गया। तो ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, कहीं पर और कोई चेंज नहीं होगा। NH2- समझ जाओ अब क्या होगा, व्हाट विल बी NH2-। अब एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के चला जाए तो वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में रहेगी, निकलेगी नहीं। तो NH2- का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ तो बताइए NH2- का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब तुम धीरे धीरे समझोगे कि जब कोई कटायन बाहर निकल, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आती है, पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं। तो नाइट्रोजन वही रहेगा, वही हाइड्रोजन रहे। देखो यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, यहाँ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, जस्ट लाइक ओवर हियर। बस फर्क अब सिर्फ इतना हो जाएगा, यहाँ एक लोन पेयर था, यहाँ पर अब आ जाएंगे 2 लोन पेयर, अब आ जाएंगे 2 लोन पेयर। मान लेते हैं ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से गायब हो गया। अब गायब हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो यहाँ पर NH2- में 2 लोन पेयर, NH4- में एक भी लोन पेयर नहीं, NH3 में सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे NH3 लिखना पड़े तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर NH4 लिखना पड़े मैं NH4 लिखूंगा विद अ पॉजिटिव चार्ज, और अगर NH2- लिखना पड़े NH2 1 2 3 4 विद ए नेगेटिव चार्ज। आई होप यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया होगा और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर है। मीथेन, मिथाइल कटायन, मिथाइल अनायन, अमोनिया NH4+, इसको अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम। इसको क्या कहते हैं? अमोनिया। और इसको क्या कहते हैं? अमाइड। NH2-। अब इसको आप अमोनिया, अमोनियम, अमाइड, अब बहुत सारी जगहों पे इसको अमाइड, जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं लिगेंड, तब हम इसको अमाइड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको अनायन लिख सकते हो, जो आप मर्जी चाहो इसको लिख सकते हो। मोस्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट था स्ट्रक्चर एंड उनका शेप। तो यहाँ कुछ और चीजें आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं मैं। दिस आर लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल कटायन,
मिथाइल अनायन, मिथाइल रेडिकल। अच्छा, मिथाइल रेडिकल क्या होती है? व्हाट इज मिथाइल रेडिकल? अब ये भी समझ लो। देखो हमारे पास नॉर्मल CH4 क्या होता है, नॉर्मल मीथेन क्या होता है सर? नॉर्मल मीथेन में आपके पास इस तरीके का शेप होता है, ऐसा। ये कार्बन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा होता है। हाइड्रोजन 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 और यहाँ नीचे हाइड्रोजन। अब देखो हमने दो केसेस पढ़े, या तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए तो ये ऐसे बन जाएगा, या हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तो ये ऐसा बन जाए। अच्छा मान लो अगर हाइड्रोजन कहे ना मैं लेके जाऊंगा ना मैं छोड़ के जाऊंगा, तुम अपना रखो मैं अपना लेके जा रहा हूँ, तुम अपना रखो और मैं अपना लेके जा रहा हूँ, उस पर्टिकुलर केस में मुझे बताइए क्या होगा। तो समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ बना रहा हूँ। नॉर्मल CH4 में क्या होता है, 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन्स बॉन्ड बना रहे होते हैं। बट CH3 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अपना हाइड्रोजन, आप ऐसे समझ लो हाइड्रोजन, अब मैं सारे एक साथ बना देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है और ना ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहीं गया है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए ऐसा हो जाता, CH3 पॉजिटिव, मतलब क्या होता, 1 2 और 1 2 3, ये ऑर्बिटल खाली होती, हाइड्रोजन 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 और यहाँ खाली पड़ा हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो बदल गया। और अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन ऐसी हो जाती CH3 माइनस, तब क्या होता, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। अब मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ऐसे बनाता हूँ, अब देखना मैं ऐसे बनाता हूँ। मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, चलेगा, टेट्राहेड्रल ही है। CH3 रेडिकल है अब वो, तो CH3 जब इसको माइनस इसको प्लस लिखते हैं तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वहीं रह गया है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे डॉट। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास, वो ब्रेकअप, कुछ कुछ ब्रेकअप होते हैं ना, हाँ भाई ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ दो तरीके के ब्रेकअप होते हैं। एक होते हैं या तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, एक होता है उसने मुझे छोड़ दिया, एक होता है हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। तो रेडिकल तब बनता है जब हाइड्रोजन और कार्बन का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है भैया तुम भी जाओ, हम अपना रख लेते हो, तुम अपना रख लो। पहला तरीका, जो जा रही थी सब लेके चली गई, कार्बोकैटायन बना दिया। वो जा रही थी, मैंने सब ले लिया, कार्बो अनायन बन गया। दूसरा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमारा ब्रेकअप हुआ। तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है तो क्या बनता है, तब बनता है रेडिकल। जब चला जाता है तब क्या बनता है, अनायन। और जब ये बनेगा तब क्या बनता है, कैटायन। तो मुझे बताओ रेडिकल का कोई चेंज आएगा क्या रेडिकल में? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है, अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वही है, एक है, यहाँ खाली था, यहाँ दो दो थे, जब दो दो इलेक्ट्रॉन थे तो हाइब्रिडाइजेशन में था, जब एक भी नहीं थे तो हाइब्रिडाइजेशन से निकल गया, अब वहाँ वो कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में ये ऑर्बिटल रहेगी? क्या ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं रहेगी? कार्बन का मिथाइल रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या इन तीनों के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे यहाँ हमने देखा ये अलग हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बन गई? ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और एक ऑर्बिटल जो थी वो अनहाइब्रिड रही, इस तरीके से अनहाइब्रिड रही। यहाँ पर जब मिथाइल अनायन की बात हुई तो मिथाइल अनायन के केस में हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या देखी, इस तरीके से थी, कार्बन, यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ लोन पेयर था। इसका बताइए क्या होगा? तो ये इस वीडियो का आपके लिए होमवर्क है कि मिथाइल रेडिकल अगर बनती है जिसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है, CH3 माइनस, भले ही हम माइनस लिखते हैं पर हम वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं। कैन यू सी 2 इलेक्ट्रॉन? कैटायन, अरे कुछ है ही नहीं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। मीथेन, चारों इलेक्ट्रॉन यूज्ड हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, जस्ट थिंक ऑन दिस कि अगर रेडिकल बना है तो उसका शेप कैसा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।